नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जो पहले हमारा राजस्थान नाम से कक्षा 6 के अंदर पुस्तक थी, उसमें वर्तमान जो 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र 2026-27 शुरू हो रहा है, उसके लिए जो विद्यालयों के अंदर नई पुस्तकें आई हैं उसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उसी बदलाव की कड़ी के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो बदलाव हुए हैं, हमारा राजस्थान की कक्षा जो 6 की एक किताब है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। एक एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि क्या जुड़ा क्या हटा। उन समस्त बिंदुओं पर मैं आज की कक्षा आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना जानेंगे कि क्या हटा है और क्या जुड़ा है। धीरे धीरे जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी विस्तृत कक्षाएं आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। जैसे कक्षा 8 की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, वो श्रृंखला जैसे पूरी होती है उसके बाद हमारे अध्ययन के आगे के बिंदु कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान की भाग 1 की जो नवीन किताब है, जो कि वर्तमान सत्र 2026-27 के लिए विद्यालयों में आई है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव है उनका भी हम समग्र अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम चर्चा करते हैं कि कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान की पुस्तक विद्यालयों में आई है, कक्षा 6 की भाग 1 जो वर्तमान सत्र 2026-27 जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है, उसके लिए जो किताबें विद्यालयों में पहुंची है, उसके अंदर जो हमारा राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या बिंदु हटाए गए हैं, जिसमें पुराना राजस्थान का मानचित्र जो संभागीय व्यवस्था थी उसमें बदलाव किया गया, पाठों में भी वृद्धि की गई है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या बिंदु जुड़े हैं जिसमें हम भौगोलिक संकेतक GI टैग के बारे में भी चर्चा करेंगे। नवीन जिलों के अनुसार संभागीय व्यवस्था किस प्रकार है, जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले जोड़े गए हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि जो पाठ पहले 10 थे वो अब 10 नहीं 13 है, उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं और संभागीय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उस पर भी हम अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा बदलाव जानेंगे कि उस किताब के अंदर क्या क्या बदलाव किया गया है। और आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कक्षाएं भी आपको बिना किसी देरी के प्राप्त होती रहें। तो चलिए चर्चा करते हैं। ये वो किताब है जो कि अभी कवर पेज में कोई बदलाव नहीं है। ये किताब कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की वही किताब है जो कि पिछले सत्र में भी चली और पिछले कई सत्रों से चल रही है, लेकिन पाठ के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जैसा कि हमें विदित है, पहले जिलों की संख्या थी, उसके बाद अब जिलों की संख्या में परिवर्तन करके वर्तमान में जो जिलों की संख्या वो 41 कर दी गई है। राम लुभाया समिति की सिफारिशों के पश्चात राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 41 हो चुकी है। अब जो जितने भी कंटेंट थे उनमें वो बदलाव किए गए हैं जो कि नवीन जिलों के अनुसार है। मैं आपको सर्वप्रथम आपको इंडेक्स दिखाना चाहता हूं, जो इस किताब का इंडेक्स है। देखिए, जो पहले की राजस्थान अध्ययन की किताब थी उसमें पाठों की संख्या 10 थी, उसमें पाठों की संख्या 10 थी, जिसके अंदर शुरुआती यही पाठ थे जिसमें एक राजस्थान, एक परिचय, इतिहास की जानकारी, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, अध्याय 4 आपका राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, अध्याय 5 आपका आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप क्या था, अध्याय 6 जिसमें हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, अध्याय 7 जिसमें हम जल संसाधन एवं संरक्षण पर चर्चा करते हैं, और अध्याय 8 जिसमें हमने आजीविका के प्रमुख क्षेत्र पढ़े। जबकि अध्याय 9 के अंदर हमने राजस्थान में आधारभूत सेवाओं का अध्ययन किया, जबकि अध्याय 10 के अंदर हमने लोक संस्कृति एवं कला पर चर्चा करी। अब देखिए, जो बदलाव हुए हैं इस किताब में, जो परिवर्तन किए गए हैं, जो चीज़ें जुड़ी हैं वो अब आगे आप देखिए। पहला आप इंडेक्स में बदलाव दे सकते हैं। जो पहले अध्यायों की संख्या 10 थी अब उसे कितना कर दिया गया, उसमें 3 अध्यायों की वृद्धि करके अब उन अध्यायों की संख्या कितनी कर दी गई है, अध्यायों की संख्या 13 कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार इंडेक्स के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कौन कौन से नए अध्याय जोड़े गए हैं, जिसमें हमने देखा कि जो 11वां अध्याय है जिसके अंदर हम भौगोलिक संकेतक यानी राजस्थान की वो कौन कौन सी वस्तुएं जिनको GI टैग प्राप्त है, राजस्थान की प्रमुख कलाएं क्या क्या और राजस्थान के प्रमुख उत्पाद क्या क्या, वो भी हम अध्ययन करेंगे। जबकि अध्याय 12वें के अंदर अग्नि सुरक्षा से संबंधित बिंदु को जोड़ा गया है, जबकि अध्याय 13वां है वो योग और ध्यान केंद्र से संबंधित है। तो और क्या क्या बदलाव हुए हैं इंडेक्स के बाद साथ साथ चलिए हम बिना किसी देरी के उन पर भी चर्चा करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि उन किताब के अंदर क्या क्या ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं या कहाँ कहाँ परिवर्तन किया गया। मैंने लगभग वो समस्त बिंदु इस PDF के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित किए हैं, जो कि उसमें बदलाव किए गए। जो जो वहाँ बदलाव दिखाई दे रहे हैं उन बदलावों की
एक क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किया गया। देखिए पहला जो परिवर्तन है वो तो देखिए यहाँ पहले जो आपका अध्याय पहला है राजस्थान एक परिचय, जो आपका अध्याय पहला था राजस्थान एक परिचय, ये वाला जो अध्याय था उसके अंदर यहाँ जो मानचित्र था वो 33 जिलों के अनुसार था। अब एक तो बदलाव ये कर दिया गया है, यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो कितनी कर दी गई है, जिलों की संख्या है वो आप लोगों के समक्ष कितनी कर दी गई है, 41 कर दी गई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और ये जो फलोदी वाला जिला था ये भी जोड़ दिया गया है। देखिए आप बाड़मेर के पास अब बालोतरा भी दिखाई दे रहा है। अब इधर आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको सिलंबुर भी दिखाई दे रहा है। इधर बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, आपको यहाँ ब्यावर भी दिखाई देगा, डीडवाना, कुचामन भी दिखाई देगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यहाँ आपका कोटपुतली, बहरोड भी आपको दिखाई देगा, खेड़तल, तिजारा भी दिखाई देगा और डीग भी दिखाई देगा। ये ज़िले यहाँ जोड़े गए हैं। तो आप देखिए वर्तमान में जो पहले ज़िलों की संख्या थी 33, अब उनमें ज़िलों की हम बात करें अब तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 33 और 8, अब जिलों की कितनी संख्या हो जाएगी। अब जिलों की जो संख्या है पहले 33 थी, अब 8 और जोड़ने के बाद अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41 जिलों की संख्या हो जाएगी। एक तो बदलाव ये मानचित्र में किया गया जिसके अंदर फलोदी, बालोतरा, सिलंबुर, आपका ब्यावर, कुचामन, डीडवाना, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डीग को जोड़कर 41 जिलों की संख्या यहाँ दिखाई गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो यानी मानचित्र में बदलाव हुए, ये हमने अध्ययन कर लिया कि एक तो मानचित्र में बदलाव हुए और क्या क्या अध्ययन है। आप देखिए यहाँ जो व्यवस्था लिखी थी ना, ये जो पहले ये जो लाइन थी वो लगभग यहीं कंप्लीट की गई थी कि राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। बस एक लाइन अब ये ऐड कर दी गई कि राज्य की कुल सीमा लगभग कितनी है, 5920 राज्य की कुल सीमा है। हम राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा देखते हैं तो हम देखते हैं कि 4850 तो विभिन्न राज्यों के साथ है, जबकि ये समग्र सीमा है जो 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ को शामिल करने के बाद राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। ये भी यहाँ लिखा हुआ है। जिले में संभागीय व्यवस्था में भी कुछ लाइनें परिवर्तित की गई है। आप देखिए कि यहाँ दिखाया गया कि पश्चिम राजस्थान में स्थित क्षेत्रफल के अनुसार कि पश्चिम राजस्थान में स्थित जो भी जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, जबकि पूर्वी राजस्थान के अंदर ये लाइन ही महत्वपूर्ण है इस बदलाव के अंदर कि पूर्वी राजस्थान में डीग राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो एक प्रश्न अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये बदलाव हो चुका है कि वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। राजस्थान का वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो अब हमारा उत्तर होगा डीग वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर, जबकि सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा, डीग हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा, डीग हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका जैसलमेर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ये बदलाव किया गया, पहले हम धौलपुर को पढ़ते थे सबसे छोटा धौलपुर है, जबकि अब बदलाव किया गया कि धौलपुर राज्य का पूर्वोत्तर जिला है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय बस सबसे कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त इसी जिले में होता है। अब ये कथन यहाँ लिखा गया। संभाग यही वापस कहा गया कि राज्य के 41 जिलों के अनुसार पुनः 7 संभागों में ही विभाजित किया गया कि राज्य के अंदर जो पहले 33 जिले थे वो भी 7 संभागों के अंदर थे और वर्तमान में जो 41 आपके हैं जिले हैं उनको भी 7 संभागों के अंदर ही समायोजित किया गया। जिसके अंदर हम देखेंगे कि जयपुर के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो जयपुर के अंदर जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेड़तल, तिजारा व कोटपुतली बहरोड। याद रखिएगा 2 महत्वपूर्ण, इनको जयपुर संभाग में ऐड किया गया। जबकि जोधपुर संभाग के अंदर बात करूँ मैं तो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा 2 यहाँ भी जुड़े हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और ब्यावर, डीडवाना, कुचामन ये 2 ऐड किए गए हैं। जबकि कोटा के अंदर बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वैसे का वैसे ही संभागीय व्यवस्था है। जबकि उदयपुर की बात करूं मैं तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिलंबुर, यहाँ सिलंबुर को ऐड किया गया। जबकि भरतपुर संभाग में बात करें तो डीग को ऐड किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी 2 ऐड है, यहाँ भी 2 ऐड है, यहाँ भी 2 ऐड किए गए, जबकि यहाँ एक जिलों को शामिल किया गया। कुल मिलाकर बात करें तो 2 ये 4 2 6 7 और 8
8 जिलों को शामिल करके जो 33 है उनकी संख्या बढ़ाकर 41 जिले किए गए और इनको पुनः कितने संभागों में संयोजित किया गया है? जो 41 जिले हैं इनको पुनः 7 संभागों में ही समायोजित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या बदलाव हैं और बदलावों की हम चर्चा करें तो आगे के जो बदलाव हैं वो राजस्थान का जो इतिहास वाला पोर्शन है वहाँ बदलाव किया गया अध्याय दूसरे के अंदर। जो अध्याय दूसरे के अंदर आपका जो बदलाव है वो कहाँ बदलाव किया गया है वो भी हम चर्चा करना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के इतिहास का बिंदु का अध्याय है वहाँ भी एक बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या है उसकी मैं चर्चा करूँ। राजस्थान के अध्याय के बिंदु की हम चर्चा करें वहाँ जो बदलाव हुए हैं तो देखिए राजस्थान के इतिहास वाला जो अध्याय है राजस्थान अध्ययन के अंदर उसमें देखिए पहले जो जिलों की व्यवस्था थी ना वो उसी के हिसाब से ही जिलों की ये जो आपके महाभारतकालीन जनपद हैं उनकी संख्या दी हुई थी, उनकी व्यवस्था समझाई हुई थी। देखिए बदलाव आपको यहाँ दिखेगा। बदलाव कहाँ किया गया? बदलाव आपको यहाँ दिखेंगे कि जैसे ये आपने यहाँ लिखा हुआ था पहले जो पुरानी किताब थी उसके अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ था कि मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या विराट थी, विराटनगर या विराट थी। अब परिवर्तन देखिए, यह जनपद कोटपुतली बहरोड, यह जनपद कोटपुतली व बहरोड के मध्य स्थित है। जबकि पहले यहाँ लिखा हुआ था मत्स्य आपका जयपुर अलवर वाला भाग बताया गया था, जबकि अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कोटपुतली बहरोड लिखा गया। तो यानी छोटे छोटे बदलावों के साथ इस किताब को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है, यही हमें ध्यान रखना है। और जबकि ये वर्तमान में जितनी भी परीक्षा आएगी जो कि नवीन जिलों के अनुसार होनी है उनमें ये अध्ययन के जो बिंदु है वो ध्यान रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि धीरे धीरे जो ये व्यवस्थाएं हैं परीक्षा व्यवस्था है धीरे धीरे जो, क्योंकि अब तो विद्यालय में संचालित पुस्तकें भी 41 जिलों के अनुसार आने लगी है। ये सभ्यता स्थल कहाँ थे? पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये जयपुर अलवर वाले भाग थे मत्स्य का, जबकि अब उन्होंने लिख दिया है कि ये कोटपुतली बहरोड के मध्य ही स्थित है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। इतिहास के अंदर भी बिंदु है। अब देखिए जो राजस्थान के अंदर सभ्यता के प्राचीन स्थल है तो ये जो आपका अध्याय है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल जो अध्याय नंबर आपका 4 है उसके अंदर ये मानचित्र रखा गया। देखिए पहले यहाँ जो गंगानगर के पास हनुमानगढ़ वाला था, यहाँ रंग महल बडोपल ये भाग नहीं थे, जबकि अब ये भी भाग बताए गए हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, बडोपल ये सभ्यता स्थल है। जबकि बीकानेर के अंदर कौन सा सभ्यता स्थल है? सोती बीकानेर के अंदर है, बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर है, बागौर भीलवाड़ा के अंदर है, गिल्लू राजसमंद के अंदर, आहड़ा आपका उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ में नगरी है, टोंक में आपका नगर व रेड है, डीग भरतपुर वाले क्षेत्र में दर है, बेराट आपका कहाँ है? देखिए यहाँ दिखाया गया। सिक्कर के अंदर गणेश्वर सभ्यता है, ये नीम का थाना के अंदर है, सोनारी झुंझुनू के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या बदलाव किए गए? और जो बदलावों की मैं बात करूं तो आप देखिए अब इस सभ्यता को देखिए। यह सभ्यता जो आपके सामने लिखी हुई है गणेश्वर सभ्यता, पहले लिखा गया था कि पहले प्राचीन किताब थी पुरानी किताब थी उसके अंदर लिखा गया था गणेश्वर सभ्यता सिक्कर जिले में स्थित है, जबकि अब उसने लिखा हुआ है कि सिक्कर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति का अवशेष है, विशिष्ट संस्कृति के एक अवशेष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी एक एक चीज़ को हमें पकड़ना पड़ेगा। सारे आप उन बिंदुओं का जो आपकी पुरानी किताब है, नई किताब है, पुरानी किताब के आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको नई किताब आप पढ़ें, उनके अनुसार आपको अपने नोट्स को अपडेट कर लें। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विराट सभ्यता हमने जयपुर में पढ़ रखी है। देखिए सर लिखा हुआ है कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित विराट। ये देखिए ये छोटे छोटे बदलाव इस किताब को अपने आप में महत्वपूर्ण बनाते हैं। जो पहले किताब थी उसकी व्यवस्था अलग थी, वर्तमान में जो किताब है तो मैं पुनः आपको कह रहा हूँ कि ये जो किताब है 41 जिलों के अनुसार लिखी गई है। उस किताब के अंदर जो स्थान थे अब इस किताब के अंदर वो स्थान परिवर्तित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या बदलाव किए गए? आगे के जो बदलाव है वो आपका जो अध्याय 7वां था, अध्याय जो आपका 7वां है जल संरक्षण एवं संसाधन वाला अध्याय था आपका, उसके अंदर नदी वाली व्यवस्था है जो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं इसमें भी बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? आप देखिए बाणगंगा क्या लिखा हुआ है, बाणगंगा या अर्जुन की गंगा हमने पढ़ा। इसके अंदर अब इन्होंने लिखा है कि इस नदी का उद्गम जयपुर संभाग के कोटपुतली बहरोड जिले के अरावली की बेराट पहाड़ियों से होता है। ये तो अलग बनाता है सर किताब को। ये छोटे छोटे आंकड़े, ये छोटे छोटे फैक्ट, ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु आपको पकड़ने पड़ेंगे, अपने पुराने नोट्स में इनको ऐड करना पड़ेगा, तब आने वाली परीक्षाएं आप लोगों के
लिए सार्थक साबित होंगी, आपका पढ़ा हुआ सार्थक साबित होगा। आप अगर पुरानी जिलों की व्यवस्था के हिसाब से अब प्रश्नों को हल करेंगे तो शायद ही वो आपके सही माने जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो विद्यालय की किताबें परिवर्तित होगी तो निश्चित है कि परीक्षाओं का पैटर्न भी नवीन जिलों के अनुसार परिवर्तित होगा। यही आपको ध्यान रखना है कि बाणगंगा, अब इसका उद्गम कहाँ बताया जा रहा है कि जयपुर संभाग के कोटपुतली बहरोड जिले के अरावली की विराट पहाड़ियों में बाणगंगा का उद्गम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बदलाव किया गया इसी अध्याय के अंदर, अब देखिए पहले राजस्थान की झीलों के संदर्भ में और चीज़ें लिखी हुई थी, एक अलग सा डायग्राम था, अब वहाँ मैप आया है, अब वहाँ राजस्थान का मानचित्र दिखाया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है अलग अलग जो ज़िले हैं किस ज़िले के अंदर वो बताई गई है। जैसे बीकानेर ज़िले के अंदर आपकी लूणकरणसर और जो कि कोलायत झील है, जैसलमेर के अंदर आपकी गड़ीसर है, फलोदी के अंदर फलोदी झील है, जोधपुर में कायलाना झील है, आपकी बालोतरा में पचपदरा झील है। देखिए जहाँ हम पचपदरा बाड़मेर में पढ़ रहे थे वो पचपदरा बालोतरा के अंदर आपको दिख रही है। सिरोही के अंदर नक्की झील है, आपकी पिछोला झील है, फतेह सागर है, उदय सागर है, उदयपुर के अंदर है। आप देखिए जैसमंद झील, जैसमंद झील पहले और जगह ही पढ़ रहे थे, अब इसे हम स्पष्ट पढ़ेंगे कि जैसमंद झील सलम्बुर जिले के अंदर है। डूंगरपुर में गेप सागर झील है, अजमेर में आना सागर पुष्कर झील है, और कुचामन डीडवाना के अंदर आपकी डीडवाना झील है। सांबर और मान सागर आपकी जयपुर के अंदर है। अलवर में सिलीसेड झील है। इनका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो मतलब परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन साफ दिख रहा है कि संभागीय व्यवस्था के अंदर नदियों के उद्गम के अंदर झीलों के स्थान में परिवर्तन हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब और क्या बदलाव, और भी क्या क्या, देखिए जो आपका अध्याय 9 था, आपका अध्याय 9 था राजस्थान की आधारभूत सेवाएं, उनके अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए इसके अंदर क्या बदलाव है, छोटी छोटी चीज़ें तो यहाँ लिखी हुई है, उनमें बदलाव किया गया ही है। यहाँ जिसमें हमने पहले पढ़ रहे थे कि ये आपका RTI वाला अध्याय था, RTE वाला अध्याय था, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें हमने 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में पढ़ा था। अब इसमें क्या व्यवस्था करी है, अब देखिए यहाँ एक लाइन और ऐड करी गई है कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। यानी बच्चों को यहाँ बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों के अंदर बच्चों का नामांकन, विद्यालय व्यवस्था का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है, शाला दर्पण है, उसका नाम क्या है, शाला दर्पण है। ये भी यहाँ अतिरिक्त जानकारी शामिल की गई है। और क्या क्या शामिल किया गया, चलिए आगे चलिए। यहाँ आपको एक और बदलाव दिखेगा। देखिए आपने सड़क परिवहन का पढ़ा ही हुआ है कि 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ये बदलाव रेल परिवहन में है। क्या परिवर्तन है कि यहाँ से पहले भी लिखा हुआ था कि राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन, 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा मंडल। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में स्थित है। अब बदलाव कहाँ हुआ सर, बदलाव यहाँ हुआ है। ये 2 लाइनें ऐड हुई है कि जयपुर शहर में शहरी परिवहन की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए जयपुर के अंदर मेट्रो का संचालन कब किया गया है, 3 जून 2015 को किया गया था। और राज्य की यह प्रथम मेट्रो रेल सेवा है। ये भी आपको ध्यान रखने की, राज्य की प्रथम मेट्रो रेल सेवा कौन सी है, जयपुर के अंदर जो मेट्रो की शुरुआत की गई थी 3 जून 2015 को, ये राज्य की प्रथम मेट्रो रेल सेवा है। देखिए ये जो लाइन इसने लिखी है ना, ये जो लाइन ऐड की गई इस किताब के अंदर, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की पुस्तक के अंदर अध्याय 9 के अंदर जो आपकी ये बदलाव किया गया है, अध्याय 9 के अंदर जो बदलाव किए, ये सेम लाइन कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की किताब में लिखी हुई है पहले, वो लाइन यहाँ ऐड की गई। और एक अतिरिक्त जानकारी ऐड ये की गई है, देखो कि राज्य की यह प्रथम मेट्रो रेल सेवा थी। कौन सी, जयपुर शहर के अंदर जो शहरी परिवहन की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 को किया गया था। यह राज्य की प्रथम मेट्रो रेल सेवा थी। ये एक चीज़ यहाँ ऐड की गई है। और क्या ऐड किया गया, चलिए आगे चलते हैं कि देखते हैं कि आगे और क्या क्या ऐड किया गया। तो देखिए यहाँ एक ये भी है, अलग से लाइन भी लिख दिया, यह भी जाने राजस्थान में पहली रेलगाड़ी है वो जयपुर रियासत के अंदर। देखिए मैंने कक्षा 8 के अंदर जब परिवहन वाला अध्याय पढ़ाया था, वहाँ मैंने एक बात कही थी कि अलग अलग किताबों में केवल यही लिखा हुआ है कि राजस्थान की प्रथम ट्रेन है वो आगरा फोर्ट से बंदकुई दौसा के बीच चली थी। और मैं आपको एक नया प्रश्न बताता हूँ कि किस रियासत में चली थी, जयपुर रियासत में चली थी, ये बताया था। जबकि ये देखो यहाँ कक्षा 6 की किताब में ये लिखा भी आ चुका है कि राज्य की पहली रेलगाड़ी है वो किस रियासत में चली थी, जयपुर रियासत में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, तो आगरा फोर्ट जो कि यूपी के अंदर है, आगरा फोर्ट जो कि यूपी के अंदर है, वहाँ से बांदुकुई जो कहाँ है आपकी दौसा है, इनके बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। दौसा, बांदुकुई दौसा के अंदर है। और क्या बदलाव किए, लो जी
अब आएगा मेन बदलाव। मैंने आपके समक्ष अभी एक बात कही कि जो पहले हमारा राजस्थान की किताब चलती थी उसमें अध्यायों की संख्या कितनी थी, 10 थी। अब इसके अंदर 3 अध्याय और ऐड किए गए। उनमें एक ये भी अध्याय है आपका 11वां अध्याय, जिसका नाम है राजस्थान के अंदर भौगोलिक संकेतक, राजस्थान के प्रमुख कलाएं एवं उत्पाद। राजस्थान की प्रमुख कलाओं के अंदर इस अध्याय में हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से भौगोलिक संकेतक हैं। भौगोलिक संकेतक के अंदर हम ये भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं कि किसी भी कला उत्पाद के लिए जो भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग है वो केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT नई दिल्ली के अधीन कार्यरत एक जीआई रजिस्ट्री है, वहाँ से प्रदान किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु चेन्नई में है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अब देखिए ये तो भारत के संदर्भ में कि जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ का है, क्यों जीआई टैग दिया जाता है। और जैसे ये इसमें ये भी फैक्ट लिखा हुआ है कि भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है वो दार्जिलिंग की चाय थी, जिसको पहला जीआई टैग दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान की भारत की ऐसी कौन सी वस्तु थी या भारत का ऐसा कौन सा उत्पाद था जिसे प्रथम जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय 2004 में टैग दिया गया था। राजस्थान राज्य में वर्ष 2025 तक, देखिए पूर्णतः नवीनतम आंकड़ा है सर, पूर्णतः नवीनतम आंकड़ा है कि राजस्थान राज्य में वर्ष 2025 तक कुल 18 उत्पाद 4 लोगों सहित 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्थान के अंदर 2022 राजस्थान में 2025 तक 18 उत्पाद, राजस्थान में 2025 तक 18 उत्पाद 4 लोगों सहित 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। और राजस्थान में जीआई टैग किस किस को दिया गया है, एक तो आपकी बगरू प्रिंट जो कि जयपुर जिले में छोटा सा कस्बा है बगरू, वहाँ का नाम बगरू प्रिंट पड़ा था। ये भी हमें आगे पढ़ेंगे, मैं विस्तृत चर्चा तो इसकी जब क्लास लेके आऊँगा बगरू प्रिंट क्या सब पढ़ेंगे हम। एक बार केवल हम मोटा मोटा आंकड़ा देख रहे हैं कि क्या क्या उसके अंदर बदलाव किए गए हैं सर। बगरू प्रिंट को जोड़ा गया, ब्लू पोट्री भी जोड़ दी गई है, कृपाल सिंह शेखावत वाली ब्लू पोट्री भी यहाँ है, जिसमें आपके नीले रंग की चित्रकारी जो चीनी मिट्टी पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है, ये भी जोड़ दिया गया सर। राम सिंह के शासनकाल के अंदर इसका सर्वाधिक विकास हुआ था, इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा भी था कि ये जो किताबों में हम पढ़ते भी हैं कंपटीशन गाइड के अंदर कि जयपुर के अंदर यहाँ सबसे पहले इसे महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा इसे लाहौर से लाया जाता है। ब्लू पोट्री को कहाँ से लाया जाता है, महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा इसे लाहौर से लाया जाता है जयपुर में, और सबसे ज़्यादा इसका विकास है वो राम सिंह के काल में होता है। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, 1976 में उनको पद्मश्री भी मिला था। और क्या क्या सर, और जीआई टैग में क्या क्या, कठपुतली भी है, वो कठपुतली भी इसको शामिल किया गया, कठपुतली कला को भी। ये इसकी जन्मस्थली राजस्थान है। देवीलाल सामरी विकास में महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है कि आपकी कठपुतली कला है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देवीलाल सामर का माना जाता है। थेवा कला जो प्रतापगढ़ वाली है, कांच पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है प्रतापगढ़ की, जिसके लिए सोनी परिवार जाना जाता है, जिसमें महेश राज सोनी प्रसिद्ध कलाकार थे, वो भी शामिल किया गया। मुलेला गाँव जो आपका राजमंद है, जहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी की मूर्ति के टेराकोटा प्रसिद्ध है, उनको भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि आपने देखा है कि मुलेला गाँव के जो कुम्हार है वो सिरेमिक मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं, चटकीले रंगों का प्रयोग करते हैं सर। और क्या ऐड किया गया, सांगानेरी प्रिंट को भी इसमें आपकी जीआई टैग वाले अध्याय में शामिल किया गया, जिसमें जयपुर की सांगानेरी प्रिंट को भी बताया गया। सांगानेरी प्रिंट के जो प्रसिद्ध कलाकार है मुन्नालाल गोयल ने इसको विदेशों में लोकप्रिय किया, ये भी लिखा हुआ है। पिछवाई कला जो कि नाथद्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है, उसको भी इसमें ऐड किया गया कि पिछवाई कला क्या है, क्यों इसको ऐड किया गया। उस्ता कला बीकानेर, ये भी इसमें जोड़ा गया कि ऊँट की खाल पे मुलायम ऊँट के खाल को मुलायम रंग उस पर जो विभिन्न कलाकृति की जाती है, इसे मुन्नवी कला या उस्ता कला भी कहा जाता है। बीकानेर का जो उस्ता परिवार है उसने इसका विकास किया है। इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार माने गए। कोफ्तगिरी का भी यहाँ वर्णन किया गया है, जबकि उदयपुर जयपुर का प्रचलन है, फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों की जड़ाई की जाती है, उसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ खंजर दिए गए, उनके अंदर ये जो कला की गई है इसको कोफ्तगिरी कहा जाता है। बीकानेर भुजिया, जो बीकानेर की भुजिया विशिष्ट स्वाद और तीखेपन के लिए राजस्थान नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो बीकानेर भुजिया को भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया। सोजत की मेहंदी, इसी चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपके समक्ष एक शॉर्ट स्टोरी लगाई थी, उसमें मैंने जब ये सोजत को ये जीआई टैग दिया गया तो उस दिन की वो वीडियो है, देखिए इसको भी शामिल कर लिया उन्होंने कि पाली जिले की
कहाँ की? पाली जिले की सोजत तहसील में उगाई जाने वाली जो मेहंदी के पत्तों पर बनाई जाने वाली मेहंदी अपनी छाप के लिए प्रसिद्ध है। और इसको भी क्या प्रदान किया गया सर? जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। कोटा डोरिया, कॉटन की साड़ियों पर कोटा में जरी के काम को, कलाकारी को कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है, उसका भी वर्णन है। संगमरमर जो कि मकराना का प्रसिद्ध है, नागौर के मकराना क्षेत्र का संगमरमर, उसका भी यहाँ वर्णन किया गया। फुलकारी, देखिए फुलकारी क्या होती है? फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो कि चुनरी दुपट्टों हाथों पे की जाती है। उदाहरण के लिए पंजाबी शब्द है फुलकारी, क्योंकि जो आपके चुनरी दुपट्टों पे हाथों से जो नक्काशीदार काम किया जाता है उसे फुलकारी कहा जाता है। और क्या जोड़ा गया सर? काशीदारी क्राफ्ट, काशीदारी क्राफ्ट है आपका, कशीदाकारी क्राफ्ट है, वो मनमोहक दर्पण उत्तरकर सिलाई से पहचानी जाती है, उसको भी शामिल किया गया। कशीदाकारी क्राफ्ट है, ये बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। पोखरण पोट्री, पोखरण पोटनी में सर क्या है? पोखरण में जो मिट्टी के बर्तन बनाने की अलग पहचान है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। जोधपुरी बंदेज का भी यहाँ वर्णन है। केर सांगरी है, केर सांगरी है, देखिए राजस्थान के खाद्य उत्पाद में केर सांगरी को भी अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पश्चिम राजस्थान में अधिक सक्रिय है, पश्चिम राजस्थान का प्रमुख है। तो देखिए ये इस अध्याय की वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अध्याय 11वें के अंदर हमने चर्चा करी कि अध्याय 11वां जो इस हमारा राजस्थान के भाग 1 की कक्षा 6 की किताब है, जो नया जोड़ा गया उसके अंदर भौगोलिक संकेतक, राजस्थान के प्रमुख कलाएं, उत्पाद, इसमें वो कलाएं हमने देखी कि कौन कौन सी कलाओं का इस अध्याय में वर्णन है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया। केर सांगरी, आपकी पोखरण पोट्री, जोधपुरी बंदेज, ये नए नाम है, निश्चित तौर पे कैसे नाम है? नए नाम है। जैसे आगे प्रश्न भी दिया गया है कि किसी भी उत्पाद को कितने वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। यहाँ दिया भी है कि ब्लू पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है, जैसे कि हमने देखा कृपाल सिंह शेखावत है। उस्ता कला के लिए समुद्दीन ओस्ता है। थेवा कला के लिए महेशराज सोनी, जबकि सांगानेरी प्रिंट के लिए आपके मुन्ना लाल गोयल है। ये भी हम इस अध्याय में चर्चा करते हैं। ये आगे दिया भी है कि जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है, उस्ता कला को किस नाम से जाना जाता है, मुन्नवी कला के नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा ना। जीआई रजिस्ट्री सरकार के किस विभाग के अधीन है, ये भी इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे जो रहेगा हमारा दिन, और जो नया पाठ जोड़ा गया वो कौन कौन सा जोड़ा गया है सर? वो जोड़ा गया है हमारा अध्याय नंबर 12वां, अग्नि सुरक्षा। 12वां अध्याय भी नया जोड़ा है। उसमें लिखा हुआ है कि आग लगने के कारण क्या क्या, आग लगने के क्या कारण है, आग लगने पे हमें क्या करना चाहिए, किस नंबर पे हमें कॉल करना चाहिए, दमकल आएगी यानी जो आग फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएंगी वो किस नंबर पे आएंगी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुरंत 101 पे नंबर 101 नंबर पे हमें फ़ोन करना चाहिए, क्या क्या ध्यान सावधानी रखनी चाहिए, विद्यालय में अग्नि सुरक्षा से हमें कैसे बचाव करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र हैं जो ये फायर वाली स्कूलों के अंदर या पेट्रोल पंप पे हमें देखने को मिलती है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, अग्निशामक यंत्र के अंदर जो PASS लिखा होता है उसका मतलब क्या है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, राजस्थान में आग से सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है वो अध्याय है। और आग लगने पे आपके प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है, उसके संदर्भ में इस पाठ के अंदर लिखा गया है। यानी मोटे मोटे रूप से बच्चे को जागरूक करने के लिए, भले वो घर पर हो, विद्यालय के अंदर हो या बाहरी किसी वातावरण में हो जहाँ उसका सामना किसी होता है, आग से होता है, तो वो किस प्रकार अपना बचाव कर सकता है, अपना ही नहीं अपने साथ अपने समाज के लोग, अपने परिवार के लोगों का भी वो बचाव कर सकता है। क्या क्या सावधानी रखने से आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, किस प्रकार आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो समग्र चीज़ें किस अध्याय में बताई गई है, अध्याय 12 में बताई गई है। ये भी ध्यान रखना। यानी सामाजिक जागरूकता, एक बच्चे को अपने परिवेश की जागरूकता देने के लिए आपका अध्याय 12वां जोड़ा गया है। अध्याय 13वें में क्या बदलाव किए गए, अध्याय 13वां जो जोड़ा गया है ना सर, मैंने कहा 10 सीटें पुराने वाले राजस्थान अध्याय में 10 सीटें, 3 जोड़े गए हैं आपको भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग वाला, आग वाला, और ये 13वां अध्याय है वो योग और ध्यान केंद्र। देखिए अध्याय 13वें के अंदर जैसा कि हमें पता है हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार योग और योग के साधनों पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। सूर्य नमस्कार इत्यादि कार्य विद्यालयों में वो करवा रही हैं। इसके साथ ही वो अध्याय भी इन्होंने इस पुस्तक में शामिल किया। जैसे हमने पढ़ा था कि कक्षा 5 की जो नई किताब आई थी पर्यावरण के अंदर, उसमें भी योग के अध्याय के पाठ थे आपके, चौथी पांचवी दोनों किताबों के अंदर, दोनों कक्षाओं की जो किताबें थी वहाँ योग साधना के पाठ थे। वही अब अध्याय आपके अध्याय नंबर 13 के रूप में कक्षा 6 में शामिल किया गया, जिसमें बताया गया कि योग क्या है, योग का इतिहास क्या रहा है, पूर्व वैदिक काल में, वैदिक काल में योग किस प्रकार होते थे, योग के 8 अंग कौन थे जिसे हम अष्टांग के नाम से जानते हैं, योग केंद्रों की भूमिका क्या है। देखिए एक स्वस्थ मानव के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास में योग की क्या भूमिका है, उस पर भी यहाँ चर्चा की गई कि योग करने से क्या लाभ होते हैं, ध्यान के क्या लाभ हैं, योग और ध्यान केंद्रों का जीवन में महत्व क्या है, क्या महत्व है। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से प्राणायाम, जिसमें पूरक सांस खींचना, रेचक सांस छोड़ना और कुंभक
सांस को रोकना आदि 8 अंगों वाले योग के अंग है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने बताया है प्राणायाम के 3 प्रकार हैं। और क्या बताया सर, विपश्यना केंद्र क्या होता है, पुरातन साधना विधि है, जो जैसा ठीक वैसे ही देखना समझना विपश्यन कहलाता है। कि विपश्यना क्या है, एक पुराना साधना विधि है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना ही क्या कहलाती है, विपश्यना कहलाती है। विपश्यना केंद्र के बीच में चर्चा की गई है। इसके लाभ क्या गए, प्रमुख योग व ध्यान केंद्र कौन कौन से हैं उन पर भी यहाँ चर्चा की गई है। देखिए महत्वपूर्ण है ये, देखिए धम्मस्थली का है राजस्थान में, जयपुर में, धम्म मरुद्रा कहाँ है, जोधपुर में, धम्म पुष्कर कहाँ है, अजमेर में है। संक्षेप में भी इस अध्याय में लिखा हुआ है कि योग शरीर को जोड़ता है, ध्यान मन को शांत करता है। और इससे संबंधित आगे इसी के अंदर क्या दिए गए, इसी के अंदर इस अध्याय के पाठ भी दिए गए, पाठ के प्रश्न भी दिए गए हैं, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग का अर्थ, अष्टांग योग के प्रवर्तक इत्यादि भी कुछ चर्चा की गई है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि किस प्रकार हमारा राजस्थान की जो किताब आई है, जिसके अंदर हमने क्या क्या बदलाव हैं, समग्र बदलावों पे मैंने आप लोगों के समक्ष चर्चा करी कि इस किताब के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से बिंदुओं को जोड़ा गया है। देखिए वैसे ये पढ़े नाम कि हटाया गया, तो हटाया ज़्यादा कुछ नहीं गया, केवल उनमें संशोधन किया गया, क्योंकि लगभग वही आंकड़े हटाए गए हैं जो कि पुराने जिलों के अनुसार थे। उन चीज़ों को शामिल किया गया जो कि नवीनतम जिलों के अनुसार है। जो जयपुर में चीज़ें थी या अलवर में चीज़ें थी, कौन सी कोटपुतली बहरोड में चली गई ये भी यहाँ लिखा हुआ है, कौन सी अलग कहीं चली गई। डीग के संदर्भ में भी पहले छोटा कोई और ही जिला था, अब डीग को उन्होंने बता दिया। अब जे सभ्यता स्थलों के अंदर भी उन्होंने बदलाव कर दिए, संभागीय व्यवस्था में भी बदलाव कर दिए गए। 8 जिलों को नया जोड़कर उन्होंने व्यवस्था को, यानी एक वर्तमान के हिसाब से उन्होंने इस किताब को बनाने का काम किया। और निश्चित तौर पर हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल इस किताब के अंदर किया गया, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ कक्षा 6 के बच्चे को होनी भी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने समाज का एक जागरूक नागरिक है, अपने राज्य के संदर्भ में उसे कम से कम ये जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 6 की हमारा राजस्थान की किताब के अंदर ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जो वर्तमान की जिला व्यवस्था के अनुसार हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। और आप लोगों के लिए मैं ये आपको एक विचार, मेरा ये विचार है, मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा कुछ बदलाव ना करें। भले आपके पास जो आपके नोट्स हैं केवल आप उन्हीं में बदलाव करें। आपने जो कक्षा 6 की हमारा राजस्थान के जो पुराने नोट्स या ऑनलाइन क्वेश्चन बना रखे हैं उन्हीं में आप इन चीज़ों को ऐड कर लें, जो जो बदलाव हुए उनको ऐड कर लें। और अध्याय 11, 12, 13 के अंदर, यानी जो 3 नए अध्याय जुड़े जिसके अंदर 11, 12 और 13 है, उनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप अलग से लिख लें, अलग से उसके नोट्स बना लें। यही आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा राजस्थान क्या हटा क्या जुड़ा की जो आज की कक्षा थी वो आपको पसंद आई होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ें नई जुड़ी हुई है, जैसे ही हमारी कक्षा 8 की हमारा राजस्थान अध्ययन की जो श्रृंखला चल रही है वो पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हम इस पर भी वापस एक चर्चा करेंगे। कक्षा 6 के अंदर जो किताब है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक एक अध्याय के मैं ऑनलाइन प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और जो श्रृंखला वहाँ चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पर, जो कक्षा 8 की राजस्थान श्रृंखला चल रही है सामान्य ज्ञान के ऑनलाइन क्वेश्चनों के माध्यम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को देखें, अपने साथियों के साथ साझा करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, जिससे हमें भी अपने आप में प्रेरणा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम भी नवीनतम चीज़ें लाने के लिए प्रेरित हों। और उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको पसंद आएगी। तो धन्यवाद कक्षा देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इस कक्षा को देखें, चीज़ें जो जुड़ी हैं जो हटी हैं उनको भी आप समझें। और ये बदलाव निश्चित तौर पे आने वाले जो शैक्षिक स्तर है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।